हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस ये सीरीज में जुड़ी हुई होंगी और सर्किट में एसी सप्लाई होगी। अच्छा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, एलआर सर्किट और सीआर सर्किट। एलआर सर्किट आप समझ ही गए, यानी कि सीरीज में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं, और सीआर सर्किट में मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है। ये दोनों वीडियो एलआर और सीआर सर्किट का ये देखने बहुत जरूरी है। पहले आप ये देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो फंडा एकदम क्लियर, मतलब चीज ऐसे समझ में आएगी मक्खन की तरह। तो यहां लिख दे रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आप जरूर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए? इस लेक्चर के लिए। तो ठीक है, तो वादा करो कि ये वीडियो जरूर देखोगे, उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे। तो एलसीआर सर्किट बना लेते हैं शुरुआत में ही। इसका क्या अर्थ हुआ कि साहब एल यानी एक इंडक्टेंस, सी ए यानी एक कैपेसिटेंस और आर एक रेजिस्टेंस, ये सीरीज में जुड़ी हुई है। ये कनेक्टेड है एक एसी सप्लाई से, एसी सप्लाई का सिंबल है ये, लिख देते हैं एसी। करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हालांकि एसी सप्लाई में करंट की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, यानी कभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कभी इस डायरेक्शन में, फिर पीरियोडिकली इसमें, उसके बाद इसमें। लेकिन एक इंस्टेंट पे हम मानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में है, इसीलिए इसे इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं हम। ठीक, हर इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो ये जो इंडक्टेंस है इसको हम ले लेते हैं L, कैपेसिटेंस को C, रेजिस्टेंस को R। V क्या है? ये पोटेंशियल, ठीक है। V नॉट साइन, ये क्या होगा? फेज एंगल। ये छोड़ दिया, ये फेज एंगल ही हमें निकालना है। जब ये फेज एंगल निकलेगा तो ये इक्वेशन एसी सप्लाई के ईएमएफ की इक्वेशन आ जाएगी। किसी किसी बुक में इसे ई ले रखा होगा और यहां ई नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी मीन्स वोल्टेज, ई मीन्स ईएमएफ, इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो हम यहां वी और वी नॉट लेके चल रहे हैं। तो जैसे हमने इन दोनों वीडियो में देखा, हमें ये फेज एंगल निकालना होता है। ठीक, करंट का फेज एंगल है ओमेगा टी। अब यहां होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस भी हो सकता है सम फेज डिफरेंस, वो अभी देखेंगे। अब जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है इन तीनों में, तो वी एल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल। वीसी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी, सी माने कैपेसिटर। वी आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। सही है। और ये तीनों इंस्टेंटेनियस होंगी, यानी ये भी टाइम पे डिपेंड करेंगी टी पर। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब ये तो कुछ नोट करने लायक है नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए था। आप ये सर्किट ड्रॉ कर लो और उसके बाद हम एलसीआर सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम सीखेंगे। इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे कि साहब यहां फेज एंगल
कितना आएगा। सही है, चलो ये सर्किट ड्रॉ कर लो। तब तक मैं इसे रब कर देता हूं। ये है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, करंट तो समय के साथ बदलता जा रहा है, तो उसकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब VL, अब आप देखो, पहले हम लिखते हैं VR, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो हमें ये पता है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फेज एंगल करंट के फेज एंगल जैसा ही होता है। करंट के फेज एंगल जैसा होता है ओमेगा टी। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी V नॉट R साइन ओमेगा टी। V नॉट R क्या है? पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, रेजिस्टेंस R। अब हम निकालेंगे VL, V नॉट L साइन। यहां बताओ कितना होगा फेज एंगल? आपको पता है इंडक्टेंस का जो फेज एंगल होता है वो करंट के फेज एंगल से π/2 ज्यादा होता है। हमने लिखा था ना कंक्लूजन कि पोटेंशियल लीड करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। पोटेंशियल लीड करती है, या ये कह सकते हैं कि करंट लैग बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। अभी ये दिमाग में ये लेके चलो कि पोटेंशियल लीड कर रही है, तो ये तो हो गया करंट का फेज एंगल, और पोटेंशियल लीड कर रही है π/2 एंगल से। तो ये WL की इक्वेशन हो गई, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। और V नॉट L क्या है? पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस L, यानी इंडक्टेंस के अक्रॉस। फिर है VC, V नॉट C साइन ओमेगा टी। यहां कैपेसिटर के केस में जो फेज एंगल है वो करंट से π/2 कम होता है, यानी पोटेंशियल लैग करती है π/2। तो यहां हो जाएगा -π/2। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने वीडियो में। अब हम क्या बनाएंगे? सबको पता है, अब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। सही है, तभी तो निकलेगा यहां का फेज एंगल। चलो बनाते हैं, यहां पर बनाएं। करंट हम ऐसे शो करते हैं, यह है करंट I नॉट। फेजर डायग्राम में हम पीक वैल्यू शो करते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स ने क्या करा है, यहां I नॉट की जगह I दिखाया है, V नॉट की जगह V नॉट R की जगह VR दिखाया है। तो मतलब उनका पीक वैल्यू सही है, भले उन्होंने VR दिखा दिया या VL दिखा दिया, लेकिन वो पीक वैल्यू ही शो की जाती है फेजर डायग्राम में, और उन्होंने पीक वैल्यू ही शो करी है। वहां कंफ्यूज मत होना बुक में। तो I नॉट दिखाया ये हमने, उसके बाद जो है VR यानी V नॉट R, इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी है, तो ये लाइन इसके ऊपर ही बनेगी। वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं ना फेजर डायग्राम में, याद आ रहा है ना? हाँ, आना चाहिए। ये आपका बन गया V नॉट R। अब हम V नॉट L पे आते हैं। इसका फेजर एंगल ओमेगा टी से π/2 ज्यादा है, यानी I नॉट और V नॉट R से π/2 ज्यादा है मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। कितना? π/2, यानी S ये होगी इसकी डायरेक्शन, ये ओ गिर गया, ये होगी ये आया समझ में? तो ये हो गया आपका
V नॉट L। अब ये V नॉट C इसका माइनस पाई बाय 2 है, यानी नीचे की तरफ ऐसे घूमेगा। V नॉट C। तो हमने करंट और तीनों पोटेंशियल की पीक वैल्यू फेजर डायग्राम में दिखा दी। ठीक है, आगे हो गया आपके समझ में। अब हम 3 केसेस लेके चलेंगे, इसलिए ये रब कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। पहला केस है, पहला है, चलो केस 1 लिखते हैं। केस 1 इज V नॉट L is greater than V नॉट C। मतलब पीक वैल्यू जो इंडक्टेंस के अक्रॉस है वो बड़ी है इन कंपैरिजन टू पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर। तो हमें यह भी पता है कि V नॉट L इज इक्वल टू I नॉट XL, और XL होता है ओमेगा L, और यह भी पता है V नॉट C इज इक्वल टू I नॉट इंटू XC, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो जब V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, XL इज ग्रेटर देन XC, क्योंकि I नॉट तो कांस्टेंट है, I नॉट कांस्टेंट है, तो इसका अर्थ हुआ XL इज ग्रेटर देन XC। मतलब यह हुआ कि इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कैपेसिटेंस। तो ये सर्किट ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं कि सर्किट इज मोर इंडक्टिव। दिस टाइप ऑफ सर्किट is more inductive। इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कैपेसिटर के कंपैरिजन में और रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं दे आर मोर इंडक्टिव। एक एग्जाम्पल से समझिए आप, हम मानते हैं, मान लो V नॉट L है 15 वोल्ट और V नॉट C है 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कम है, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कम है। तो ये जो वैल्यू है V नॉट L माइनस V नॉट C, ये हो जाएगा 15 माइनस 10 विच इज 5 वोल्ट। इसे रब कर देते हैं। तो फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा आपका, I नॉट V नॉट और ऊपर बनेगा V नॉट L माइनस V नॉट C। ये जो वेक्टर है V नॉट L माइनस V नॉट C है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने ये तीनों वेक्टर्स V नॉट L, V नॉट C और ये V नॉट R, ये इस तरीके से एक फेजर डायग्राम में दिखा दिए। और ये V नॉट होगा AC सप्लाई का, ये होगा इसका वेक्टर सम, क्योंकि हमें पता है कि जब ये सीरीज में होते हैं तीनों तो पोटेंशियल इनके अक्रॉस पोटेंशियल ऐड हो जाती है। डीसी में तो स्केलर एडिशन होता है और एसी में वेक्टर एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है बच्चों? वेक्टर एडिशन। याद रखना, अब तक तो एक्सपर्ट हो गए होगे, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी ये बात सुनने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये होगा V नॉट, थोड़ा सा बढ़ा दें इसका,
वी नॉट, और ये एंगल होता है फाई। तो इसका मतलब फाई पॉजिटिव है, क्योंकि ये फेज एंगल है ओमेगा टी, आई नॉट और वी नॉट आर का, और वी नॉट का जो फेज एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां जो हमने ब्लैंक छोड़ा है ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। बस अब इस फाई की वैल्यू और पता लग जाए, फाई की वैल्यू निकालनी है हमें, और पहले इसको निकाल लेते हैं वी नॉट, जो कि वेक्टर सम होगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर प्लस वी नॉट आर इसका भी स्क्वायर। वी नॉट एल की जगह हम रख देंगे आई नॉट एक्सएल, वी नॉट सी की जगह रखेंगे आई नॉट एक्सी, और वी नॉट आर की जगह हम रखेंगे, लिख लेते हैं, हालांकि आपको पता होगा आई नॉट आर। तो ये आपका हो गया आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी प्लस आई नॉट आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहां स्क्वायर है तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर ये बाहर लिया, और यहां रह गया एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पॉज करो 2 सेकंड में और नोट डाउन करो। 1 2 रब। तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा आपका, वी नॉट स्क्वायर तो ये हो गया वी नॉट, वी नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू इस इक्वेशन में, ये हो जाएगी सबका अंडर रूट में आई नॉट स्क्वायर हम ये कॉमन ले सकते हैं। चलो यहां एक स्टेप और लिख लो, आई नॉट स्क्वायर बाहर लिया, सही है, ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, स्क्वायर हटेगा तो आई नॉट स्क्वायर की जगह आई नॉट रह गया, अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें ओम्स लॉ पता है, हमें उसकी आहट है, पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या है, एक तरीके की रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसे पता है, लिखने की क्या जरूरत है। V इज इक्वल टू आई आर से इसे कंपेयर करो तो इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, और इसे हम कहते हैं इंपीडेंस। तो लिख लो अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट इज ये सब रब कर देते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। We call it impedance, और इसे हम Z से डिनोट करते हैं, Z से, कैपिटल Z। रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम्स। तो हमें यह तो पता लग गया कि V नॉट कैसे निकलेगा, V नॉट निकलेगा इस इक्वेशन से,
बस अब हमें फाई और निकालना है। तो हमारे पास इस एसी सप्लाई की वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी। फाई कैसे निकलेगा? अगर इसमें आप देखें ध्यान से तो ऐसे गए, चलिए डायग्राम में ये वेक्टर थोड़ा बड़ा बनेगा, ऐसे ये VC है, ये V0। तो अगर ऐसे प्लॉट करोगे तो ये क्या है? V0L माइनस V0C। तो वेक्टर में हम कैसे निकालते थे एंगल फाई? देखो यहां करके दिखाते हैं, छोटा बनाओ थोड़ा। मान लो ये वेक्टर V1 है, ये वेक्टर V2 है, ये एंगल है फाई, ये इसका रिजल्टेंट हुआ VR। तो tan फाई कैसे निकलता था? ये V2 होता था, तो tan फाई इज इक्वल टू V2 अपॉन नीचे वाला V1। ठीक है, ये तो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से निकालेंगे हम। तो परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया V0R। तो tan यहां निकालें, tan फाई इज इक्वल टू V0L माइनस V0C डिवाइडेड बाय V0R। इसको सॉल्व कर सकते हो, V0 की जगह लिखो I0 XL माइनस I0 XC अपॉन I0 R। I0 कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R। एक ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, दो क्या तीन कह लो। ये तो V0 की इक्वेशन, जेड इंपीडेंस की इक्वेशन और tan फाई की इक्वेशन। फाई अगर निकालना हो तो tan इनवर्स दिस, और फाई की वैल्यू यहां रख दो तो वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी एसी के अक्रॉस। ये याद रखना, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई F। ये सब तो खैर पहले बता ही चुके हैं, लिख दें यहां, ओमेगा इज 2 पाई F। F फ्रीक्वेंसी होती है। नोट कर लो बच्चों, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो इसे। बच्चों अब सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस है, ऐसे लिख लेते हैं, केस 2। केस 2, केस 2 क्या है? व्हेन V0C इज ग्रेटर देन V0L। तब जब V0C बड़ा होता है तो इसका मतलब सर्किट में कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी वो एक तरीके का कैपेसिटिव सर्किट हो जाता है। अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, V0C क्या होता है? I नॉट XC। V0L इक्वल टू I नॉट XL। V0R इक्वल टू I नॉट R। और जो एक्चुअल फेजर डायग्राम था उसे फिर से बना लेते हैं। ये होता था V0C नीचे, V0L ऊपर और इधर V0R।
जब वी नॉट सी वी नॉट एल से बड़ा है तो इसका मतलब आई नॉट एक्स सी इज ग्रेटर देन आई नॉट एक्स एल। तो आई नॉट हट जाए तो एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। तो ये बात भी सच है। इस कंडीशन में फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? जब वी नॉट सी बड़ा होगा तो इसका मतलब जो सिंगल वेक्टर होगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल वो डाउनवर्ड होगा, मतलब वी नॉट सी की तरफ होगा। ऐसे समझो कि वी नॉट सी तो है 15 वोल्ट, वी नॉट एल है 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट। तो इनका अगर हम एक कंबाइंड बनाएं वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, अगर हम ये वेक्टर बनाएं तो ये होगा 5 वोल्ट डाउनवर्ड, बड़े वेक्टर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो इसका जो बनेगा वेक्टर वो ये बनेगा, ये तो हो जाएगा आपका वी नॉट सी माइनस वी नॉट आर, ये इस तरह भी रहेगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, और ये वी नॉट आर हो जाएगा। इसी की तरफ करंट की भी डायरेक्शन होगी आई नॉट। ये वेक्टर आपका बनेगा। एसी सप्लाई के वोल्टेज की क्या इक्वेशन थी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन दिस। अब यहां क्या आएगा ये हमें निकालना है, यही हम करते आए हैं, यही हम निकालेंगे। तो ये जो फेज डिफरेंस आता है भाई ओमेगा टी तो होगा ही, इसमें या तो प्लस फाई होगा या माइनस फाई फेज डिफरेंस होगा। तो वो हम ऐसे निकालते हैं, आपको भी पता है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा वी नॉट। वी नॉट क्या होता है? इनका रिजल्टेंट, क्योंकि हमें पता है सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाती है, डीसी सप्लाई में स्केलर एडिशन होता है, एसी सप्लाई में वेक्टर एडिशन। पढ़ते आ रहे हैं भाई, दोबारा बता दिया, क्या हर्ज है। और ये एंगल होगा फाई, इस तरीके से। फाई फेज डिफरेंस है। आई नॉट का फेज ओमेगा टी, वी नॉट आर का भी फेज ओमेगा टी, इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम दिखाई है। लेकिन वी नॉट का डाउनवर्ड फाई है, तो यहां हो जाएगा माइनस फाई, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड है। जब वी एल बड़ा था तो फाई अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो यहां आया था प्लस फाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई ईएमएफ ऑफ एसी सप्लाई, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन निकल आई। ये रब कर देते हैं। अब हमें इस इक्वेशन में वी नॉट निकालना है और साइन फाई निकालना है, ठीक है। अब गौर से देखो हम करते क्या क्या है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो फाई के साथ साइन लगेगा ये प्लस होगा या माइनस। हमने निकाला माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है वी नॉट की डायरेक्शन। तो जो ईएमएफ है या वोल्टेज है ये करंट से लैग कर रही है। हमारे पास देखो ये करंट की इक्वेशन थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पोटेंशियल की इक्वेशन आई V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यानी वोल्टेज लैग कर रही है करंट से कंपेयर करें तो, और लैग कितने एंगल से कर रही है? 5। जब लैग करता है तो यानी नीचे, सही है। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमें निकालना है वी नॉट। वी नॉट का फॉर्मूला निकालना है और फाई का, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। वी नॉट क्या है? इसका वेक्टर सम है, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, प्लस वी नॉट आर का भी स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आ गई है इक्वेशन समझ में। वेक्टर सम कर दिया, वी नॉट सी, वी नॉट एल और वी नॉट आर, ये वाली वैल्यूज रख दो या ये वाले फॉर्मूले से रिप्लेस कर दो। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट सी आएगा आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर माइनस आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो बाहर आएगा, इस बात का ध्यान रखना होगा, प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, हालांकि आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने पहले सॉल्व करा था, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर माइनस आई नॉट आर, ये ऐसे हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आई नॉट स्क्वायर हम बाहर ले लें अगर, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, तो रह गया एक्सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे पहले सॉल्व किया था, अंडर रूट ले लेंगे तो वी नॉट हो जाएगा आई नॉट अंडर रूट एक्सी माइनस एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। अभी ये रब कर देते हैं, यहां लिख रहे हैं बच्चों इक्वेशन। अब ये जो है वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, करंट से रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये जो पूरा है ये इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेड मार्कर से बनाएं, ये जो है इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या कहते हैं, इंपीडेंस, जेड से डिनोट करते हैं। तो जब V नॉट एल इज ग्रेटर देन V नॉट सी, यानी पिछले केस में भी Z की वैल्यू सेम आई थी, अंतर क्या था, यहां XL था, XL माइनस XC, लेकिन Z की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि यहां स्क्वायर है, तो अंदर XC माइनस XL लिखो या XL माइनस XC लिखो, यहां Z की वैल्यू पे अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे V नॉट इक्वल टू आई नॉट टाइम्स जेड, ठीक, वेयर जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हमारे पास वी नॉट निकल के आ जाएगा यहां, ठीक। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने में काम आएंगी। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें रह क्या गया, फाई निकालना रह गया। फाई हम यहां से निकाल सकते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लें जिससे समझ में आ जाए बेहतर। तो ये वेक्टर दिखा रहा है वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, तो ये फाई क्या होगा, tan फाई निकालेंगे हम, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल डिवाइडेड बाय वी नॉट आर। भाई ये सब हमने ऐसी पहले करा था, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यों, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ये हो गया tan फाई।
अब tan phi को और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। tan phi इक्वल टू वी नॉट सी, ये वैल्यू यहां रख दो, वी नॉट सी हो जाएगा आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्सएल अपॉन आई नॉट आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो ये tan phi की वैल्यू निकल के आई, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। वी नॉट आ गया, tan phi आ गया, तो phi क्या होगा, tan इनवर्स दिस। तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। v इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट यहां से निकलेगा आई नॉट जेड, जेड इस इक्वेशन से निकल जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, फाइव इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो आपके पास एसी सप्लाई की वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो बच्चों ये मैंने फास्ट इसलिए करवाया क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही केस था जो केस 1 की तरह। तो इसमें समझने लायक कुछ नहीं था जब अगर आपने केस 1 समझ लिया है तो ठीक, ये बस इसे नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों इसे रब कर रहे हैं, ये नोट लिख लेना, जेड इज इंपीडेंस। हालांकि ये बात तो आपको रट गई होगी, बिल्कुल याद हो गई होगी कि जेड क्या है, इंपीडेंस है। अब बच्चों थर्ड केस लेके चलते हैं, केस 3। बहुत सिंपल सा और छोटा सा केस है कि वी नॉट एल इक्वल टू वी नॉट सी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस। और इसको ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट एक्स एल इक्वल टू आई नॉट एक्स सी। तो इसका मतलब आई एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका असर फेजर डायग्राम पे और देख लेते हैं। तो एक्चुअल फेजर डायग्राम क्या क्या होता है, ये तो हो गया वी नॉट आर, नीचे वी नॉट सी, ऊपर वी नॉट एल। करंट की भी यही डायरेक्शन होती है आई नॉट। तो जब वी नॉट एल इक्वल टू वी नॉट सी होगा तो इनका मैग्नीट्यूड सेम हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी रह गया ये कैंसिल हो गया, ये हो गया था कैंसिल, नीचे वाला भी कैंसिल, तो रह क्या गया सिर्फ वी नॉट आर। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, वी नॉट आर लेफ्ट, और यहां ओनली और लिख लो, ओनली वी नॉट आर लेफ्ट। इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट रह गया। तो सर्किट कैसा रह गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट इज नाउ प्योर रेजिस्टिव। तो फेजर डायग्राम भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सर हर चीज को यही कहते हैं साहब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। भाई कंसेप्चुअल बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत पूछी जाती हैं। तो बस ये 3 केसेस बनते हैं। कभी कभी ये भी लिखा हुआ आता है कि इन सच केस इंपीडेंस Z इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। Z क्या है, इंपीडेंस, Z इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो सही है बच्चों, LCR सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा वीडियो इत्मीनान से देखो, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो हर जगह आते हैं, बहुत इजी होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं। बाय, सी यू।